नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने प्लेटफॉर्म रिजल्ट मित्राओं वनडे एग्जाम पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आपको ज्ञात है कि मैं अंकित बंसल आपको करंट अफेयर्स का एक न एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। उसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूँ बांग्लादेश के तख्ता पलट की कहानी। क्या हुआ बांग्लादेश में? क्यों बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी क्या गतिविधियां घटी, इनके पीछे क्या कारण रहे? क्या सरकार की वास्तविक रूप से कोई गलती थी? क्या सेना वास्तविक रूप से तख्ता पलट चाहती थी, या समय की मांग के साथ कुछ ऐसा किया गया? तो इन सभी बातों को हम जानेंगे आज की क्लास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश के तख्ता पलट की कहानी। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात हम बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति की करेंगे कि भौगोलिक रूप से बांग्लादेश भौगोलिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है हमारे देश भारत। सबसे पहली बात, बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा के साथ लगा हुआ देश है, यानी कि भारत की पूर्वी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। इंडिया और इंडिया की पूर्वी सीमा कहां से साझा होती है? बांग्लादेश से। ठीक है, तो भारत के पूर्वी सीमा से लगा देश बांग्लादेश। बांग्लादेश वर्ल्ड मैप पर केवल दो ही देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें एक हमारा अपना देश इंडिया और एक हमारा पड़ोसी म्यांमार है। तो भारत और म्यांमार के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा। भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्यों की सीमा भी बांग्लादेश के साथ साझा होती है, इसीलिए बांग्लादेश हमारे लिए सबसे पड़ोसी मुल्क हो जाता है। 5 राज्यों का बॉर्डर बांग्लादेश से लगा, जिसमें आसाम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। यहां तक कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भी बिल्कुल बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर आती है। तो अब बात आती है कि बांग्लादेश की जो आबादी है, वो आबादी लगभग 17 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 90% से अधिक लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। 90% से ज्यादा लोग किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। 8% लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो इस्लाम बहुल देश है, लेकिन उसके बाद भी वहां का संविधान धर्म निरपेक्षता को मानता है। वहां का संविधान किसको मानता है? धर्मनिरपेक्षता को मानता है। वहां के संविधान का कोई धर्म नहीं है, यानी कि वहां के संविधान में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। इस्लाम वहां का राजकीय धर्म है। राजकीय धर्म है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान सभी धर्मों को बराबर मानता है। ठीक है जी। अब बात आती है बांग्लादेश की स्थापना की। तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि बांग्लादेश की स्थापना 1971 में भारत के हस्तक्षेप के कारण हुई। भारत ने जब अपने पूर्वी इलाके में, पूर्वी इलाके से सटे हुए मुल्क पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को आजाद कराने के लिए मुक्ति वाहिनी के रूप में अपनी सेना को बांग्लादेश में प्रवेश की अनुमति दी, और उसके कारण बांग्लादेश को दिसंबर 1971 में आजादी मिल पाई, और उसको बांग्लादेश की स्थापना दिवस के रूप में माना जाता है। पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश का पूर्वी हिस्सा था, तो पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में क्या बना दिया गया? बांग्लादेश बना दिया, जिसमें सबसे बड़ा हस्तक्षेप रहा भारत का, और उस वक्त की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। बांग्लादेश की आजादी में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। बांग्लादेश की आजादी हेतु भारत ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी। 3 दिसंबर 1971 को जब भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए हस्तक्षेप किया, तो हमारी सीधी जंग पाकिस्तान के साथ हुई। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे साथ जंग छेड़ दी, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिनों तक हमारे साथ लड़ नहीं पाया, टिक नहीं पाया, और 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया, और लगभग 90,000 सैनिकों ने बांग्लादेश के ढाका में भारतीय सेना के सामने अपना सरेंडर किया। तो अगली बात करते हैं 16 दिसंबर, यानी कि 16 दिसंबर को पाकिस्तानी फौज ने ढाका में आत्मसमर्पण कर।
और इस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और इसको पहली मान्यता देने वाला राष्ट्र भी हिंदुस्तान ही था, हमारा अपना मुल्क ही था। भारत पहला देश जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी, ये स्वीकार किया कि वर्ल्ड मैप पर बांग्लादेश अब एक अलग देश है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने जो शेख हसीना के पिता। इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहा। शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने, लेकिन जल्द ही 15 अगस्त 1975 इनके परिवार के 17 लोग, जिनमें यहाँ स्वयं भी शामिल थे, को फौज ने मार डाला। यानी कि फौज का तख्ता पलट हुआ और फौज ने इनके पूरे परिवार को मार डाला। लेकिन सौभाग्य से इनकी बेटी शेख हसीना और शेख रेहाना उस वक्त मुल्क में ना होने के कारण, देश में ना होने के कारण बच गए, क्योंकि विदेश में अपनी पढ़ाई कर। और ऐसे मौके पर भारत ने एक बार फिर से बांग्लादेश के इन लीडरों की मदद की और इन्हें अपने देश में शरण, अब इनको अपने देश में शरण दे दी गई, भारत में शरण दे दी गई। बहुत लंबे समय तक ये हमारे देश में एक शरणार्थी के रूप में बने रहे। 1981 में शेख हसीना और रेहाना जी का अपने मुल्क में वापस लौटने का रास्ता साफ हो पाया। तब 1981 में यह वापस अपने देश बांग्लादेश पहुंची। जब इनके वापस जाने का रास्ता साफ हो गया, चीजें कंट्रोल में आ गई, सेना का स्टेप कंट्रोल में आ गया, तो इनके वापस जाने का रास्ता साफ। इनके पिताजी की पार्टी का नाम था आवामी लीग, जो इनके पिताजी ने बनाई थी, आवामी लीग। अवामी लीग की जो कमान थी शेख हसीना ने 1981 में जाने के साथ ही अपने हाथ में ले ली और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने। 1996 में 1996 में पहली बार शेख हसीना क्या बनी? प्रधानमंत्री। शेख हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी और ये सरकार इन्होंने 2001 तक, 2001 के बाद इनकी सरकार गिर गई और फिर 2009 में ये फिर से सत्ता में आई। और 2000 में जब सत्ता में आई, तब से ऐसी सत्ता में आई कि फिर इसके बाद इन्हें इनके पद से, सत्ता से कोई बाहर नहीं कर पाए। 2024 में जब जनवरी 2024 में लगातार इन्होंने चौथा चुनाव जीता और जब इस चुनाव का रिजल्ट आया तो वो औपचारिकता मात्र था, यानी कि जीत का अंतर इतना बड़ा था कि विपक्ष कहीं था ही नहीं। तो शेख हसीना जनवरी 2024 में लगातार चौथी बार चुनाव जीती। तो जो विरोधी पार्टियां थी, जो विपक्ष था, वो तब से ही इनके विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने लगा, चीजें रची जाने लगी और वर्तमान विवाद तक हम आते हैं और उन सब विवाद के कारणों को। जनवरी 2024 में पुनः सत्ता में आने के बाद से ही विपक्ष द्वारा शेख हसीना का विरोध प्रारंभ हो गया था। यहां तक कि अमेरिका जैसी कंट्री ने भी इस इलेक्शन को धोखाधड़ी बताया, इस इलेक्शन को औपचारिकता मात्र बताया। उन्होंने इस इलेक्शन को सही नहीं माना। एक भारत और हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ही एक ऐसे कंट्री थे, बांग्लादेश के दो सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी, जिन्होंने बांग्लादेश के चुनाव को निष्पक्ष स्वीकार किया। अप्रैल 2024 में बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया गया, क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे भारत के संबंध कभी भी खास मधुर नहीं रहे। इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया गया और इस कैंपेन में बार बार शेख हसीना को भारत की पिट्ठू बोलकर आलोचना भी की गई। तो क्या ये विवाद शेख हसीना का भारतीय पक्ष में रहना है? नहीं। इस विवाद के सही कारणों तक हम पहुंचे। तो शेख हसीना को भारत की पिट्ठू बोलकर आलोचना की गई, लेकिन विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बना वो बना 5 जून 2024 वहां के हाईकोर्ट का आया हुआ फैसला। हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसके बाद स्थिति गंभीर हुई और वो गंभीर ऐसी हुई जो आज तक अपने काबू में नहीं लौटी। 5 जून 2024 को बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने फैसला दिया। वो फैसला ये था कि 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने कोटा सिस्टम यानी कि रिजर्वेशन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, उसे हाईकोर्ट ने पुनः बहाल कर दिया। यानी कि जिस रिजर्वेशन सिस्टम को सरकार ने 2018 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था,
उस प्रणाली को दोबारा से उस सिस्टम को बहाल कर दिया गया वहां के हाई कोर्ट ने जन्म 5 जून 2024। क्या था इस रिजर्वेशन फैसले में ऐसा क्या जो विवाद का कारण बना? मेरे साथियों, कोटा प्रणाली के तहत सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू किया, 56%। इस 56% आरक्षण लागू किया गया तो मेरे साथियों मात्र 44% आरक्षण हो गया अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी कि जो अनारक्षित सीट बाकी रही वो केवल 44% बाकी। और सबसे बड़ा विवाद का कारण बना ये 30% का वॉर वेटरन्स के वंशजों के लिए दिया गया आरक्षण। अब बात आती है कि ये वॉर वेटरन्स क्या है। वॉर वेटरन्स वे लोग हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी में पाकिस्तान का विरोध किया, बांग्लादेश का समर्थन। ये वॉर वेटरन्स वे हैं जो पाकिस्तान विरोधी थे, आजादी के समर्थक थे। तो इन वॉर वेटरन्स के वंशजों को 30% का आरक्षण दिया गया। वॉर वेटरन्स वे जो 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। 30% इनका महिलाओं व अल्प विकसित क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए 10% सीट आरक्षित की गई। वहां के मूल निवासियों के लिए 5% और 1% आरक्षण विकलांगों के लिए आरक्षित किया गया और इस तरीके से 56% आरक्षण वहां पर लागू किया गया। और उसके बाद यूनिवर्सिटियों में सरकार के लिए धरने प्रदर्शन, सामान्य रूप से विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। ये बहुत ही सामान्य विरोध चल रहा है। चीजें आगे बढ़ी, इनके देश में विरोध प्रारंभ हो गया क्योंकि अब विरोध आरंभ होने का कारण क्या था? क्योंकि बांग्लादेश में सरकारी नौकरी एक स्थायी रोजगार का साधन बनकर रहे, जहां सिक्योरिटी थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बर्बाद होने लगा, बेरोजगारी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी का दौर बहुत बढ़ गया, तो लोगों को सरकारी नौकरियों से ही एक उम्मीद होने लगी कि सरकारी नौकरी है तो हमारा जीवन सुरक्षित है। तो इस सुरक्षा के लिए सरकारी नौकरी बेरोजगारी के दौर में अंतिम विकल्प के रूप में उभरी और इस विकल्प पर भी रिजर्वेशन का प्रहार पड़ा। तो प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग जो रही वो रही वॉर वेटरन्स को मिलने वाला आरक्षण हटा दिया। प्रदर्शनकारी कहते रहे, यूनिवर्सिटी के छात्र कहते रहे कि अब इनको इतने आरक्षण की आवश्यकता क्या, क्योंकि वो दौर निकल चुका है, अब ये मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, तो इनको अब इतने बड़े आरक्षण की आवश्यकता क्या। लेकिन यहां पर शेख हसीना एक गलती कर गई। 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना ने एक रैली में कहा कि उनका इस फैसले यानी कि हाईकोर्ट के फैसले से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लेकिन उन्होंने एक सवाल किया जनता से। सवाल था कि यदि आरक्षण वॉर वेटरन्स को ना मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा आरक्षण वॉर 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 वेटरन्स को नहीं तो क्या रजाकारों को? बस यहीं पर चीजें खराब हो गई, यहीं पर चीजें खराब हो गई। अब यहीं पर चीजें खराब हो गई क्योंकि रजाकार शब्द, ये जो शब्द है रजाकार, ये रजाकार शब्द देशद्रोही के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में बेटा? देशद्रोही के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। देशद्रोही के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। रजाकार शब्द जो है वो देशद्रोही के संदर्भ में। तो अब ये बात वहां की जनता को, वहां के युवाओं को बहुत ज्यादा अखर। शेख हसीना के इस बयान ने आग में चिंगारी का और वो चिंगारी दहकने लगी। छात्रों ने एक नारा दिया, चीए चेलम अधिकार होए गेलम रजाकार। ये बांग्लादेश की भाषा में ही है, चीए चेलम अधिकार होए गेलम रजाकार। यानी कि इसका अर्थ है कि जो अपने अधिकार मांगे उसे सरकार अब देशद्रोही कह देगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है जो अधिकार मांगे वो देशद्रोही।
जो अधिकार मांगे वो देशद्रोही। तो शेख हसीना का जो ये बयान आया कि क्या आरक्षण वॉर ब्रिटेन को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा, बस इसी बयान ने आग में घी का काम किया और चिंगारी धधकने लगी। छात्रों का नारा आया, चिए चेलम अधिकार होए गेलम, रजाकार जो अपना अधिकार मांगे वो देशद्रोही। 21 जुलाई को इस मुद्दे पर, लेकिन अब क्या हुआ, ये आग में घी का काम तो कर ही चुके थे। 21 जुलाई को आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो पुरानी समस्या थी, जो आरक्षण का विरोध वहां के युवा कर रहे थे, 56% आरक्षण को हटाकर मात्र मात्र 7%, मात्र कितना 7% करने का फैसला। 56% को हटाकर कितना कर दिया गया, केवल 7%। यानी कि उस मांग को जो चल रही थी उसको तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने समाप्ति कर दिया, लेकिन शेख हसीना का एक जो बयान था वो सरकार के खिलाफ चला। तो 7% करने का फैसला किया। इस 7% में 5% केवल वॉर वेटरन्स के वंशजों को, 1% आदिवासी समुदाय के लिए, 1% विकलांग व थर्ड जेंडर के लिए, और इस तरीके से 7% रिजर्वेशन की सुविधा की गई। 22 जुलाई को सरकार ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया कि अब जो नया रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है वही बना रहेगा। अब क्या होगा, सरकार से ये मांग की जाने लगी कि वो जल्दी से सदन में बिल लेकर। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और विरोध प्रदर्शन कम होने लग गए। निरंतर रूप से विरोध प्रदर्शन कम होने लग गए, चीजें अब अपने समाप्ति की ओर जाने। छात्रों ने अपने आंदोलन को वापस लेना स्टार्ट कर दिया। 29 जुलाई को सरकार ने, 29 जुलाई से पहले की बात, उससे पहले सरकार ने जो विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी भाग ले रहे थे उन विरोधियों को पकड़ना स्टार्ट किया। कई बार विरोध को कंट्रोल करने के लिए आर्मी भी आई थी। अब उन प्रदर्शनकारियों को पकड़ना स्टार्ट किया तो छात्र फिर से आंदोलन की तरफ बढ़ने लगे। 29 जुलाई को सरकार ने जमात शिविर को बैन कर, अब ये 29 जुलाई को जब जमात शिविर को बैन किया, इसने और आग में घी का काम किया। जमात शिविर, जमात इस्लामी वहां की एक पार्टी है, उसका छात्र संगठन है और उस छात्र संगठन जमात शिविर को बैन कर दिया। और इस बात को वहां के छात्रों ने दमनकारी नीति के रूप में देखा कि सरकार क्या कर रही है कि आंदोलन तो हमने समाप्त कर दिया, अब सरकार हमें अरेस्ट करेगी, अलग अलग केसों में फंसाएगी और इसमें हमें सजा दी जाएगी। सरकार जबरदस्ती अब हमारा दमन कर दे, तो सरकार की दमनकारी नीति के रूप में देखा जाने लगा। अब इस दमनकारी नीति के कारण छात्रों ने 31 जुलाई को फिर से विरोध प्रदर्शन प्रारंभ, और इस बार का जो विरोध प्रदर्शन था वो शेख हसीना व उनकी सरकार के। इस बार के विरोध प्रदर्शन में मांग की गई कि शेख हसीना अपनी सरकार के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दें, और न केवल इस्तीफा दें बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो, वो न्यायालय के समक्ष पेश भी। ऐसी मांग वहां के छात्र संगठनों द्वारा रखी थी। अब शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मांग होने लगी, लेकिन बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकर जमान साहब शेख हसीना के अपने व्यक्ति हैं, शेख हसीना के करीबी हैं। वकर जमान साहब ने यह भरोसा दिलाया कि हाँ, पार्टी अब इस्तीफा देगी, सरकार अब इस्तीफा देगी और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। लेकिन छात्र नहीं रुके। 5 अगस्त की सुबह छात्रों ने एक पैदल मार्च निकाला और वो पैदल मार्च बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भवन, जिसको गुल भवन के नाम से जाना जाता है, उसकी तरफ कूच करने लगा। फौज ने उसको नहीं रोका। 2 बजे तक जनरल वॉकर उस जमान साहब का स्टेटमेंट आना था, वो उसको समय लगा क्योंकि वो तय कर रहे थे कि शेख हसीना को सुरक्षित पड़ोसी मुल्क यानी कि हमारे देश में भेजा जा सके। तो उस दिन उस बंद कमरे में आर्मी चीफ जनरल वॉकर उस रहमान ने क्या किया, वॉकर उस रहमान ने शेख हसीना की सरकार के साथ ये समझौता हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना की सरकार ने इस्तीफा दिया, देश में अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान हुआ जिसमें सभी पार्टियों को शामिल किया जाएगा, ऐसी बात कही गई। प्रदर्शनकारियों से घर वापस लौटने की अपील की गई।
यानी कि अब वहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लेकिन अब ये मैंने बताया ना, गुण भवन तक गए, वहां लूटपाट हुई, लेकिन ये कहानी अभी नहीं रुकी है। अभी छात्रों की डिमांड चल रही है। अभी बांग्लादेश की स्थिति कंट्रोल में नहीं है। बांग्लादेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी मुल्क है, जहां से भारत को इंटरनेशनल रिलेशंस में, अपनी फॉरेन पॉलिसीज में, विदेश नीति में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार भी भारत के लिए महत्वपूर्ण थी, और पूरा देश भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी कारण भारत इस वक्त इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। पूरे बॉर्डर पर भारत में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ? तो आरक्षण इसका एक महत्वपूर्ण कारण बना, और उसके बाद शेख हसीना द्वारा दिया गया स्टेटमेंट और सरकार द्वारा आंदोलनकारियों को पकड़ने की नीति, ये इसके कुछ मुख्य कारण लगे बने, जिसके कारण बांग्लादेश चल रहा है। वहां तख्ता पलट हुआ, वहां अब एक अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको ये नई नई जानकारियों का नोटिफिकेशन समय के साथ मिलने लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।